भाभी ने कहा, हाँ मैंने ही सिर दर्द की गोली देकर उसे अपने कमरे में भेज दिया है। सर दर्द ठीक होते ही थोड़ी देर बाद वो ऊपर आ जाएगी। शिवी भाभी दौड़कर पति के पास पहुंची और उन्हें छिपाकर पत्र दिखाया। पत्र पढ़कर उनके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई, जैसे उनको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। बड़े भैया सोचने लगे कि अगर माता पिता से बात की तो वह लोग घबराकर कहीं शोर न मचा दें। अभी तो शालू की विदाई भी नहीं हुई। भैया भाभी ने आपस में सलाह की, विदाई तक कोई बहाना बनाकर इस बात को छिपाना ही होगा। विदाई की सभी रस्में पूरी की जा रही थी, तभी माँ ने 2-3 बार सविता को आवाज़ लगाई, लेकिन भैया ने बात को संभाल लिया। सुबह 8 बजे बारात विदा हो गई। शालू ने सबसे गले मिलते हुए सविता के बारे में पूछा तो भाभी ने कहा, सो रही है। कल शाम को तुम्हारे घर पार्टी में हम सब पहुँच ही रहे हैं, फिर मिल लेना। बारात के विदा होने के बाद अधिकांश मेहमान भी जाने की तैयारी में व्यस्त हो गए। 10 बजे के लगभग बड़े भैया पिताजी को सच बात बताने का साथ जुटा ही रहे थे कि सामने वाली सुप्रिया दीदी का नौकर आया। भाभी जी, मालकिन बुला रही हैं, जल्दी से। भाभी तथा भैया दौड़कर वहां पहुंचे। वहां सुप्रिया दीदी और उनके पति गुमसुम खड़े थे। पास ही जमीन पर कोई ढकी चीज पड़ी थी। सुप्रिया तो सदमे से बुती बनी खड़ी थी। उनके पति ने बताया कि नौकर छत पर कपड़े डालने आया तो सविता को एक कोने में लेटे देखकर घबराकर नीचे दौड़ा आया और उसने बताया कि सविता दीदी ऊपर सो रही हैं, लेकिन यहाँ आकर तो कुछ और ही देखा। बड़े भैया ने सविता के ऊपर से चादर हटा दी। उसने कोई जहरीली दवा खाकर आत्महत्या कर ली थी। समीपी एक पत्र भी पड़ा हुआ था। लिखा था, पिताजी, जब तक आपके पास ये पत्र पहुँचेगा तब तक मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी। सविता सुबह से गुमसुम बैठी थी। आज उसकी छोटी बहन शालू दिल्ली से वापस लौट रही थी। उसको शालू के वापस आने की सूचना रात को ही मिल चुकी थी। साथ ही इस बात की भनक भी मिल गई थी कि लड़के ने शालू को पसंद कर लिया है और शालू ने भी अपने विवाह की स्वीकृति दे दी है। उसको लगा था कि इस स्वीकृति ने न केवल उसके साथ अन्याय ही किया है, बल्कि उसके भविष्य को भी तहस नहस कर डाला है। सविता शालू से 4 वर्ष बड़ी थी, लेकिन शालू अपने स्वभाव रूप एवं गुण के कारण उससे कहीं बढ़कर थी। वह एक स्कूल में अध्यापिका थी। विवाह में देरी होने के कारण सविता का स्वभाव काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था। हर किसी से लड़ाई झगड़ा करना उसकी आदत बन चुकी थी। उनके पिता दोनों पुत्र के विवाह को लेकर अत्यंत चिंतित थे, क्योंकि उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी। इसीलिए बड़े बेटे को भी उन्होंने विवाह की आज्ञा नहीं दी थी। उन्हें ये डर था कि पुत्र अपने विवाह के पश्चात युवा बहनों के विवाह में दिलचस्पी ही नहीं लेगा। पिता पुत्र आए दिन अखबारों में सविता के लिए विज्ञापन देते रहते। कभी सविता के माता पिता, कभी सविता स्वयं लड़के को और कभी सविता को लड़के वाले ना पसंद कर जाते और बात वहीं की वहीं रह जाती। वर्ष दर वर्ष बीतते चले गए, लेकिन सविता का विवाह तय नहीं हो पाया। अब वह पड़ोस में जाकर शालू की बुराइयां करने लगी थी। एक दिन सविता सामने वाली सुप्रिया दीदी के घर जाकर रोने लगी। दीदी, मेरे लिए जितने भी अच्छे रिश्ते आते हैं वह सब मुझे ठुकराकर शालू को पसंद कर लेते हैं। इसीलिए मुझे अब शालू की शक्ल से भी नफरत हो गई है। मैंने भी पक्का फैसला कर रखा है कि जब तक मेरा विवाह नहीं होगा मैं शालू का भी विवाह नहीं होने दूंगी। सुप्रिया दीदी सविता को समझाने लगी, यदि तुम्हारे विवाह से पहले शालू का विवाह भी हो जाए तो क्या हर्ज है। शायद शालू की ससुराल की रिश्तेदारी में तुम्हारे लिए भी कोई अच्छा वर मिल जाए। ऐसे जिद करके शालू का जीवन बर्बाद करना अच्छा नहीं है। लेकिन सविता का एक ही तर्क था, जब मैं बर्बाद हो रही हूँ तो दूसरों को क्यों आबाद होने दूँ। 2 वर्ष तक लाख जतन करने के बाद भी जब सविता का विवाह तय नहीं हुआ तो वह काफ़ी हद तक निराश हो गई थी। शालू अध्यापन कार्य करने के पश्चात शाम को घर पर भी ट्यूशन पढ़ाकर अपने आप को व्यस्त रखती और सविता सुबह से शाम तक माँ के साथ घर गृहस्थी के कार्यों में उलझी रहती। वह ये भी भूल गई थी कि अधिक पकवान चाट पकौड़ी खाने से उसका शरीर बेडौल होता जा रहा था। लोग सविता को देखकर हंसते तो वह चिढ़कर कहती, अपने बाप की कमाई खा रही हूँ, तुम लोग जलते हो तो जलो, लेकिन मेरी सेहत पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। पिता ने हारकर अपने दोनों बड़े पुत्रों की शादियां कर दी थी। बड़े बेटे का एक मित्र नीरज उनके परिवार का बड़ा ही हितैषी था। उसने शालू से शादी करने के लिए अपने एक अधीनस्थ
सहयोगी को राजी कर लिया था। नीरज ने शालू के पिता से कहा, चाचा जी, आप चाहें तो शालू का रिश्ता आज ही तय कर देते हैं। पिता ने उत्तर दिया, बेटा, शालू तुम्हारी अपनी बहन है। मैं कल ही किसी बहाने शालू को तुम्हारे साथ अंबाला भेज दूंगा, क्योंकि नीरज का परिवार भी अंबाला में रहता था। इसीलिए शालू के बड़े भाई तथा नीरज के परिवार के लोगों ने ज़्यादा शोर किए बगैर शालू के शगुन की रस्म अदा कर दी। विवाह की तारीख भी तय कर दी गई, चंडीगढ़ में ही। सविता को इस संबंध के बारे में कुछ नहीं बताया गया। घर में सारे कार्य गुप्त रूप से किए जा रहे थे, ताकि सविता किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर सके। अचानक एक दिन सविता को एक पत्र बरामदे में पड़ा हुआ मिला। वह उत्सुकतावश पत्र को एक सांस में ही पढ़ गई। पत्र में के अंत में लिखा था, शालू की गोद भराई की रस्म के लिए हम लोग रविवार को 4 बजे पहुंच रहे हैं। पत्र पढ़ते ही सविता के मन में जैसे हजारों बिच्छू डंक मार गए हों। उससे झूठ बोला गया कि अंबाला में नीरज के बच्चों की तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से शालू को वहां भेजा गया है। उस समय उसे लगा कि इस घर के सब लोग बहुत ही स्वार्थी हैं। उसने पत्र से अंबाला का पता डायरी में लिखा और पत्र को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया। 2 दिन के पश्चात लड़के के पिता के हाथ में एक चिट्ठी थी, जिसमें लिखा था, शालू मांगलिक लड़की है। यदि इससे अपने पुत्र का विवाह किया तो लड़का शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होगा। पत्र पढ़ते ही उस परिवार में शमशान जैसी खामोशी छा गई। वह लोग सीधे नीरज के घर पहुंच गए और पिताजी से गुस्से में बोले, आप जानते हैं कि लड़की मांगलिक है, फिर आपने हमारे परिवार को ही बर्बाद करने का क्यों निश्चय किया? मैं इस रिश्ते को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकता। नीरज ने उन लोगों को समझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन बिगड़ी बात को संभालने के लिए तुरंत चंडीगढ़ से सविता के बड़े भाई को अंबाला बुलाकर सारी स्थिति से अवगत कराया गया। पत्र देखने पर पता चला कि ये सविता की लिखावट नहीं है। उसके पास तो अंबाला का पता ही नहीं था और ना ही शालू के रिश्ते की बात की उसे कोई जानकारी थी। चंडीगढ़ आने पर बड़े भैया उदास एवं दुखी थे। सविता से इस बात की चर्चा करना बेकार था। घर का वातावरण एक बार फिर खामोश हो चुका था। सुप्रिया दीदी की बड़ी लड़की विशु सविता से सिलाई सीखने आती थी। एक दिन विशु कहने लगी, सविता दीदी, आपने जो चिट्ठी किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए मुझसे लिखवाई थी ना, उसका क्या हुआ? शालू के कानों में इस बात की भनक पड़ गई और वह झटपट माँ तथा भाई को बताने भाग गई। 2 दिन पश्चात सविता की माँ ने सुप्रिया के घर जाकर विशु से सारी बात उगलवा ली कि सविता दीदी ने ही नीरज भाई साहब के रिश्तेदारों को तंग करने के लिए उससे चिट्ठी लिखवाई थी। अब शालू और सविता में बोलचाल बंद हो गई, लेकिन फिर धीरे धीरे घर का वातावरण सामान्य हो गया। सविता और शालू चुपचाप अपने अपने कामों में लगी रहती। शालू स्कूल जाती और फिर शाम को ट्यूशन पढ़ाती। सविता उसे अच्छे अच्छे कपड़ों जेवरों में देखकर कहती और फिर उसका गुस्सा उतरता अपनी भाभीयों तथा बूढ़े पिता पर। कुढ़ती रहती थी वह अंदर ही अंदर, मैं पैदा ही तुम्हारी गुलामी करने के लिए हुई थी, क्यों नहीं रख लेते मेरे स्थान पर एक काम वाली? उधर स्कूल की अध्यापिकाएं शालू को समझाती, अभी समय है, यदि कोई लड़का तुम्हें पसंद कर ले तो तुम स्वयं ही कोशिश करके विवाह कर लो, क्योंकि ज़्यादा उम्र हो जाने पर अच्छे रिश्ते नहीं मिलते हैं। शालू की एक सखी ने अपने ममेरे भाई के लिए उसे राजी कर लिया था और उसके साथ स्वयं दिल्ली जाकर उसका विवाह तय कराई थी। इस बार शालू की शादी की बात सविता को बता दी गई। सविता ने केवल एक ही शर्त रखी थी, शालू की शादी में जितना खर्च होगा उससे दोगुना धन मेरे नाम से बैंक में जमा कर दो, ताकि मैं अपने भविष्य के प्रति निश्चिंत हो जाऊं। विवाह का दिन नज़दीक आता जा रहा था। बाहरी रूप से सविता एकदम सामान्य दिखाई दे रही थी। पिता ने मोटी रकम सविता के नाम बैंक में जमा करवा दी थी। शालू को उपहार देने के लिए सविता ने अपने विवाह के लिए रखी हुई 2 बेहद सुंदर चादरें हैं, गुड्डी गुड़ियों का जोड़ा निकाल कर दिया था तथा छोटी मोटी अन्य कई सारी चीज़ें भी दी थीं। शालू के विवाह का दिन आ गया। सविता सुबह से ही दौड़ भाग में लगी थी। घर मेहमानों से खचाखच भरा था, इसीलिए दहेज के सामान का कमरा ऊपर की मंजिल पर निश्चिंत हुआ था और विदा से पूर्व दूल्हा दुल्हन उसमें आराम भी कर सकते थे। उस कमरे की चाबी शालू की बड़ी भाभी को दे दी गई थी।
सविता ने सामान्य सा सूट पहन रखा था। उसकी माँ ने 2-3 बार गुस्से से उसे डांटा भी। आज भी ढंग के कपड़े नहीं पहने तो फिर तुझे 4 सूट बनवाने की ज़रूरत ही क्या थी? सविता ने पलटकर जवाब दिया, अभी सूट बदलने का क्या फ़ायदा, मुझे कई काम निपटाने हैं। माँ बड़ी खुश हुई कि इसके मन में कोई मलाल नहीं है। बेचारी कितना भाग दौड़ कर रही है। सविता अपने कमरे में बार बार आ जा रही थी। भाभी समझ रही थी कि शायद माँ उसे ऊपर काम के लिए भेज रही हैं और शालू समझ रही थी कि शायद अधूरे काम पूरे कर रही है। दरअसल सविता अपने दहेज के लिए सहेज कर रखी हुई सब चीज़ों को छिप छिप कर बांध रही थी। यहाँ तक कि उसने अपने जेवर भी डब्बों में बंद कर दिए थे। बारात आने में केवल 1 घंटा शेष रह गया था। शालू को मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लर भेज दिया गया था और सविता घर में ही अपने आप को संवारने लगी थी। उसने बढ़िया सूट पहने और श्रृंगार किया इत्यादि करके पंडाल में पहुंच गई। सब रिश्तेदारों से हंस हंस कर बतियाती रही। तय समय पर बारात आई तो बड़े चाव से सविता शालू को जयमाला के लिए मंच पर ले गई। इसके पश्चात सविता किसी बहाने से भाभी से चाबी लेकर पंडाल से खिसक गई। बारात ने खाना खा लिया तो घर के लोग भी खाना खाने में व्यस्त हो गए। अचानक बड़ी भाभी को ख्याल आया कि सविता ने अभी खाना नहीं खाया। उसे बुलवाने किसी बच्चे को भेजा तो पता चला कि सविता ऊपर वाला कमरा ठीक कर रही है, थोड़ी देर बाद आ जाएगी। काफ़ी देर बाद भी सविता नीचे नहीं उतरी तो माँ स्वयं उसे बुलाने ऊपर पहुँच गई। तब सविता ने कहा, मैं दूल्हा दुल्हन का कमरा ठीक कर रही हूँ, 5 मिनट का काम बाकी है, बस आती हूँ। माँ और दूसरे लोग नीचे फेरों की तैयारी में व्यस्त हो गए। रात 1 बजे तक फेरे भी पूरे हो चुके थे, लेकिन सविता नीचे नहीं आई थी। घर के लोग डर रहे थे कि बार बार बुलाने से शायद वह गुस्सा न कर बैठे और इससे बात बाहर के लोगों में न फैल जाए, इसलिए सभी अपने आप को काबू में रखे हुए थे। दूल्हा दुल्हन को आराम करने के लिए भेजा जाने लगा तो भाभी ने सोचा कि पहले वह जाकर कमरा देख ले। जैसे ही भाभी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बिस्तर पर फूल इत्यादि बिखरे पड़े थे, साथ ही एक लिफाफा भी रखा हुआ था। पत्र शालू के नाम था। प्रिय शालू, मैंने अपनी सभी प्यारी चीज़ तुम्हारे विवाह के लिए पैक कर दी हैं। अपने पास मैंने कुछ भी नहीं रखा। पैसे भी पिताजी को लौटा रही हूँ। केवल मैं अकेली ही जा रही हूँ। पद्मा भाभी ने पत्र पढ़ लिया, लेकिन उन्होंने किसी को भी नहीं दिखाया और वापस आकर दूल्हा दुल्हन को आराम करने के लिए उस कमरे में ले गईं। थोड़ी देर बाद अचानक ही शालू पद्मा भाभी से पूछ बैठे, भाभी जी, सविता दिखाई नहीं दे रही, सो गई है क्या? भाभी ने कहा, हाँ, मैंने ही सिर दर्द की गोली देकर उसे अपने कमरे में भिजवा दिया है, थोड़ी देर बाद ऊपर आ जाएगी। भाभी दौड़कर पति के पास पहुंची और उन्हें छिपकर पत्र दिखाया। पत्र पढ़कर उनके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। बड़े भैया सोचने लगे कि अगर अभी माता पिता से बात की तो वह लोग घबराकर कहीं शोर न मचा दें। अभी तो शालू की विदाई भी नहीं हुई। भैया भाभी ने सलाह की विदाई तक कोई बहाना बनाकर इस बात को छुपाना ही होगा। विदाई की सभी रस्में पूरी की जा रही थी कि माँ ने 2-3 बार सविता को आवाज़ लगाई, लेकिन भैया ने बात को संभाल लिया और भाभी चुप रह गईं। सुबह 8 बजे बारात विदा हो गई। शालू ने सबसे गले मिलते हुए सविता के बारे में पूछा तो भाभी ने कहा, सो रही है। कल शाम को तेरे घर पार्टी में हम सब पहुंच ही रहे हैं, फिर मिल लेना। बारात की विदा होने के बाद अधिकांश मेहमान भी जाने की तैयारी में व्यस्त हो गए। 10 बजे के लगभग बड़े भैया पिताजी को सही बात बताने का साहस जुटा ही रहे थे कि सामने वाली सुप्रिया दीदी का नौकर आया। भाभी जी, मालकिन बुला रही हैं, जल्दी चलिए। भाभी तथा भैया दौड़कर वहां पहुंचे। वहां सुप्रिया दीदी और उनके पति गुमसुम खड़े थे। पास ही जमीन पर कोई चीज़ ढकी पड़ी थी। सुप्रिया तो सदमे से बुत बनी ही खड़ी थी। उनके पति ने बताया कि
नौकर छत पर कपड़े डालने आया तो सविता को एक कोने में लेटे देखकर घबरा कर नीचे दौड़ आया और उसने बताया कि सविता दीदी ऊपर सो रही हैं। लेकिन जब हम ऊपर आए तो यहाँ हमने कुछ और ही देखा। बड़े भैया ने सविता के ऊपर से चादर हटा दी। उसने कोई जहरीली दवा खाकर आत्महत्या कर ली थी। समीपी एक पत्र भी पड़ा हुआ था। लिखा था, पिताजी, जब तक आपके पास ये पत्र पहुँचेगा तब तक मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी। शालू को तो आपने केवल विदा ही किया है, लेकिन मैं आपको अलविदा कह रही हूँ। मैं शालू के विवाह में सम्मिलित नहीं हुई, इसीलिए मेरी विदाई में उसे न बुलाया जाए। आपकी बेटी सविता। माँ बाप और भाइयों को दुख था कि सविता को पालने में उनसे कहीं कोई गलती हो गई थी, जिससे वह इतनी संवेदनशील और जिद्दी हो गई थी और अपनी छोटी बहन से ही जलने लगी थी। उन्हें लगा कि अगर वह कहीं शक्ति से पेश आते तो शायद बात इतनी न बिगड़ती। सविता न केवल बहन से ही बल्कि पूरे घर से ही कट गई थी। जिस लड़की ने जीते जी उनकी शांति भंग कर रखी थी, उसने मृत्यु के बाद भी कैसा अवसाद भर दिया था उन सबके जीवन में। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की ये कहानी आप सबको पसंद आए।